Hello students, welcome to Science Field Education. This is the first lectures in ionic equilibrium. देखो बच्चों, हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम का जो थ्योरेटिकल पोर्शन समझा है, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे उस पर। बट अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम और इसका थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोग पहले खत्म करेंगे। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन को भी अटेंड करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे, IIT JEE के खासकर। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। देखो, आयनिक इक्विलिब्रियम में मेनली हमें किस चीज़ का ध्यान में रखना होता है, यहाँ पर हम लोग मेनली बात करते हैं पीएच पर, और इस इक्विलिब्रियम में आयंस इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शंस में। सो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्या नाम रखा गया है चैप्टर का, दैट इज द आयनिक इक्विलिब्रियम। ऑलराइट, सो यहाँ पर देखो, हमें यहाँ स्टार्ट करना क्या है। सबसे पहले इन आयनिक इक्विलिब्रियम में द नेम ऑफ चैप्टर इज नथिंग बट ए आयनिक इक्विलिब्रियम, एंड इसमें हमें सबसे पहले ये समझना है वाटर के रेस्पेक्ट में कुछ प्रॉपर्टीज, और वहीं से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पीएच का रिलेशन निकाला जाता है, पीएच स्केल किस तरह से डिजाइन किया गया है लैब के पर्पस के लिए, दैट मींस लैब में किस तरह से हम लोग पीएच स्केल को यूज करते हैं, वो सारा चीज हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो देखो, जैसे हमें पता है वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, दिस इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज आपको पता होना चाहिए जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ये क्या होता है, ये काफी कम ब्रेक करता है, दैट मीन्स H+ एंड OH-। इसको मैं प्योर फॉर्म में इस तरह से ब्रेक कर रहा हूँ, लिखने का और भी तरीका होता है बट मैं इसको इस तरह से दिखा सकता हूँ। ऑलराइट, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि टाइम, जब हम लोग बात करते हैं इनिशियली का, हम बात करें इनिशियल टाइम पर, सो इनिशियली ये क्या होता है, इस टाइम पर इस तरह से ये ब्रेकिंग फॉर्म में रहता है। बट लेट्स सपोज दैट, क्योंकि हमें एक प्रोसेस हम लोग फॉलो करते आए हैं कि जीरो टाइम पर हमारा किसी तरह का डिसोसिएशन नहीं होता है, बट टी इक्विलिब्रियम टाइम पर वो डिसोसिएट करता है, चाहे वो अल्फा के टर्म में या एक्स के टर्म में, और उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन को दिखाते हैं। सो उसी तरह से मैं फॉलो कर रहा हूँ। सो लेट्स सपोज दैट कि जीरो टाइम है, 0 सेकेंड, और अभी ये डिसोसिएट नहीं किया है, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज नथिंग बट ए C, एंड यहाँ पर H+ और OH- नहीं बना है। ऐसा सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस टेम्परेचर में ये ऑलरेडी कुछ ना कुछ अमाउंट में ये डिसोसिएटेड रहेगा, भले वो डिसोसिएटेड फॉर्म बहुत कम हो, लेकिन ये डिसोसिएट रहेगा। सो दैट इज, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखो, आपको ये भी आप पढ़े होंगे क्लास 11th में कि 25 डिग्री सेल्सियस में जो कंसंट्रेशन होता है, इसका वैल्यू आपको पता होता है, दैट इज नथिंग बट 55.55 मोल पर लीटर। ठीक है, जहां पर वाटर ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की तरफ बिहेव करता है, एंड यहाँ पर इस टेम्परेचर पर इसका जो कंसंट्रेशन हम लोग कंसीडर करते हैं वो क्या होता है, 55.55। सो लेट्स सपोज दैट टाइम टी इक्विलिब्रियम में यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है, C से यहाँ पर x मोल डिसोसिएट किया, और यहाँ पर ये क्या बनेगा, ऑफ कोर्स सेम अमाउंट ऑफ x यहाँ पर H+ और OH- ये फॉर्म करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पता है कि इस टेम्परेचर में जो x का वैल्यू होता है वो क्या होता है, दैट इज नथिंग बट 10⁻⁻7 मोलर, एंड यहाँ पर भी क्या होगा, x का वैल्यू दैट इज नथिंग बट 10⁻7 मोलर। सो इस तरीके से ये क्या हो रहा है, हमारा ये फॉर्म करता है H+ और OH- का अमाउंट। और अगर मैं इसके लिए अगर डिसोसिएटेड कांस्टेंट का इक्वेशन लिखूं, तो मैं लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करते हुए यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH- एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है और जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ये दोनों क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। हमें पता है कि प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड का कंसंट्रेशन क्या होता है, वो कांस्टेंट लिया जाता है, एंड एक्टिविटी के टर्म में उसे 1 लिया जाता है। सो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Kd इंटू वाटर कंसेंट्रेशन, दैट शुड बी इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ H+ एंड कंसेंट्रेशन ऑफ OH-, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, दैट इज Kw। सो Kw इज व्हाट, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वाटर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पर है क्या, इस चीज में हम लोग आगे आते हैं। देखो हमें पता है कि टाइम टी इक्विलिब्रियम में जो H+ और OH- का जो वैल्यू था वो क्या था, that is nothing but 10⁻⁻7 and 10⁻⁻7।
हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, Kw का वैल्यू दैट इज 10 टू द पावर माइनस 14। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ये जितना भी रिलेशन हम लोग डिराइव कर रहे हैं दैट इज एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आप यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हो साइड में कि जो Kw है वो एक्चुअल में किसके बराबर हो रहा है। सो Kw इज इक्वल टू concentration of water which is what 55.55 into यहाँ पर क्या है हमारे पास Kd। आप इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। सो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आपको अगर पता है कि कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है हमारे पास टाइम टी इक्विलिब्रियम में 10 टू द पावर माइनस 7 है। सो ऑफ कोर्स यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप pH निकाल सकते हो। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द pH then we know that the concentration of what minus log of concentration of H plus. So this is the formula for finding the pH, and if you are putting the value of H plus concentration with respect to water at 25 degrees Celsius, then you will get the pH is nothing but a minus log 10 to the power minus 7, and you will get the 7. So this is the value of pH with respect to water. Similarly, if you want to find out the POH, that means potential of hydroxide ions, उसका क्या पावर है। So similarly, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर POH भी निकाल सकते हो। So this is the minus log of concentration of OH minus concentration, and you will get the POH equal to what, minus log 10 to the power minus 7, and again you are getting the 7. What does it mean? It means अगर आप यहाँ पर एक और रिलेशन निकालोगे तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपको पता है कि Kw हमारे पास जो निकला है वो कितना निकला है, 10 टू द पावर माइनस 14 निकला है। सो अगर मैं यहाँ पर क्या करना चाहूँ, इसका pKw निकालना चाहूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ Kw। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस लॉग Kw का वैल्यू क्या हो जाता है, 10 टू द पावर माइनस 14, एंड यू विल गेट द 14। सो यहाँ पर हम लोग देखो एक रिलेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। पहले तो मैं वाटर के रेस्पेक्ट में ये सारे रिलेशन हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, ऑल द रिलेशंस, ऑल द इक्वेशंस जितना भी हमें यहाँ पर मिला है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है 25 डिग्री सेल्सियस में ही वैलिड है। बाकी अलग टेम्परेचर में ये सारा क्या होगा, जो यहाँ पर मैं डेटा निकाल कर ला रहा हूँ वो सारा चेंज हो जाएगा अलग टेम्परेचर पे, ठीक है। सो यहाँ पर देखो पहला इक्वेशन हम लोग यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि pH भी हमारा क्या आया 7 आया और POH भी क्या आया हमारा 7 आया। That means we can write pH plus POH which is equal to what 14। हम लोग यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। साथ ही साथ सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोग को ये भी पता है कि pKw क्या है हमारे पास, वो भी 14 के बराबर है। So we can write pH plus POH which is equal to pKw at 25 डिग्री सेल्सियस। So ये इसके रेस्पेक्ट में हम लोग यहाँ रिलेशन निकाल सकते हैं। और ये बहुत काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट रिलेशन हो जाता है, इससे हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आगे। अब देखो यहाँ पर हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरह से pH स्केल को डिराइव किया गया, मतलब एक तरह से फॉर्म किया गया। सो यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है, सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए जो हमने Kw निकाला, Kw के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। Kw जो होता है वो क्या होता है बच्चे, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। सो ऑफ कोर्स टेम्परेचर ये क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सारा एक्सपेरिमेंटल डेटा है, यहाँ पर मैं अपने मन से कुछ भी बोल नहीं रहा हूँ। सो यहाँ पर देखो जो हम लोगों ने निकाला Kw दैट इज 10 टू द पावर माइनस 14, दैट इज ओनली एट वाट 25 डिग्री सेल्सियस। ये 25 डिग्री सेल्सियस में वैलिड है बच्चे। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर Kw दैट इज 10 टू द पावर माइनस 13, तो ये कितने टेम्परेचर में वैलिड है, दैट इज एट 63 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ क्या Kw दैट इज 10 टू द पावर माइनस 12, देन इट इज वैलिड एट 92 डिग्री सेल्सियस। सो ये सारे टेम्परेचर और ये डेटा आपको पता होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वाटर को 92 डिग्री सेल्सियस में लेकर जाते हो, देन वट एवर द अमाउंट ऑफ H प्लस एंड OH माइनस दैट इज फॉर्मिंग इन दिस इक्वेशन। सो लेट्स सपोज दैट टाइम t इक्वल टू 0, यहाँ कंसंट्रेशन C है, ये हमें मिला नहीं है। सो टाइम t इक्विलिब्रियम में हो क्या रहा है,
यहाँ से जो x अमाउंट टूट रहा है, दैट मीन्स ये जो x और x बनेगा ये 10⁻⁶ और 10⁻⁶ मोलर कंसंट्रेशन में फॉर्म होगा। सो मैं बोल सकता हूँ कि इस कंडीशंस में अगर मैं pH और pOH का रिलेशन निकालूं, जस्ट लाइक जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया था 10⁻⁷ के ऑर्डर में जब H+ और OH- बना था, तो उसी तरीके से मैं अगर इसको फॉलो करूं तो हमें यहाँ पर जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, pH इक्वल टू यहाँ पर पहले तो 6 मिलेगा, pOH क्या मिलेगा बच्चे, pOH भी हमारा 6 मिलेगा और यहाँ पर pH प्लस pOH दैट इज इक्वल टू 12 एंड दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट एट व्हाट, यहाँ पर ये किस टेम्परेचर में होगा, सो दैट विल बी करेक्ट फॉर 92 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर कितना है 92 डिग्री सेल्सियस है, only then this relation will be also correct, और pH plus pOH that should be equal to 14 at 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ से। और यहाँ पर सिमिलरली अगर आप pKw निकालोगे तो pKw यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर 12 मिलेगा। तो ये किस टेम्परेचर में, वही 92 डिग्री सेल्सियस में। सो ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ कि इस तरीके से हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, वाटर डिसोसिएट करेगा। देखो 10⁻⁷ और 10⁻⁶ में 10⁻�6 का जो डेटा है ये बड़ा है, ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। सो 10⁻⁶ के ऑर्डर में ये ब्रेक कर रहा है क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर हाई है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर कि pH स्केल किस तरह से डिराइव हुआ। सो मैं बात करता हूँ यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर pH स्केल किस तरह से यहाँ पर फॉर्म हुआ है। सो pH स्केल ये क्या है बच्चे, ये भी हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डिफरेंट टेम्परेचर पर, सपोज दैट कि मैं बात कर रहा हूँ 25 डिग्री सेल्सियस पर। सो 25 डिग्री सेल्सियस में हमारा जो pH स्केल होता है वो कैसा होगा, तो देखो यहाँ पर ये जो pKw का ये लाइन है, लेट्स सपोज दैट हमारे पास pKw का जो वैल्यू है अगर मैं इसको हाफ कर दूं pKw/2 देन दैट इज नथिंग बट इज 7, और इसका जो रेंज है हमारे पास 0 से लेकर 14 तक होता है। अगर मैं बात करूंगा 0 इस जगह में तो हमारा डेटा जो है 7 है, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये न्यूट्रल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि इधर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, ये एसिडिक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि मैं इसके बारे में बात करूं तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेसिक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर देखो इधर क्या होगा, अगर 7 से कम आ रहा है pH वैल्यू तो मैं बोल सकता हूँ कि इस जगह में अगर हमारे पास pH <7 है दैट मीन्स ये हो जाएगा क्या, एसिडिक हो जाएगा। अगर हमारे पास pH का रेंज क्या है, <7 है तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो बेसिक हो जाएगा। और अगर हमारे पास pH = 7 है तो वो क्या हो जाएगा बच्चे, वो हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर pH स्केल को फॉर्म किया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो दैट इज एट 25 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ क्या 92 डिग्री सेल्सियस पर बात करता हूँ, सो 92 डिग्री सेल्सियस में हमें क्या ध्यान में रखना है, इस जगह में जो pH का जो होगा रेंज वो कुछ इस तरह से होगा, दैट इज pKw/2 विच इज इक्वल टू 6। दैट मीन्स यहाँ पर 6 होगा, यहाँ 0 होगा और यहाँ पर 12 होगा। इस रेंज में ये सारा तैयार होगा। अगर यहाँ पर मैं किसी को आपसे पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pH फॉर वाटर एट 92 डिग्री सेल्सियस, सो आपको ध्यान में रखना है कि भाई 92 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर जो रेंज होता है वो क्या होता है, 0 to 12 होता है, क्योंकि वाटर का डिसोसिएशन 10⁻⁶ के ऑर्डर में होता है। सो ओवरऑल pKw हमारा क्या निकलता है, 12 निकलता है। तो जो pH स्केल होगा वो कितना का होगा, 0 से 12 का होगा। और अगर 6 आता है तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। दैट मीन्स 92 डिग्री सेल्सियस में वाटर का pH क्या होता है, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ दैट इज 6। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि अगर pH अगर किसी का <6 आता है दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा एसिडिक। अगर हमारे पास pH <6 होगा तो वो क्या हो जाएगा बच्चे, वो हो जाएगा बेसिक। और अगर हमारा pH = 6 होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझना है। इधर से जिधर भी हम देखेंगे ये हमारा एसिडिक के लिए हो जाएगा, और इधर से हम जिधर भी देखेंगे ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये बेसिक के लिए हो जाएगा। तो ये सारा चीज हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है।
और यहाँ से आप देखो हर एक चीज समझ सकते हो कि किस तरह से कभी भी आप ये मत बोलना कि भाई वाटर का पीएच हर एक टेम्परेचर में कांस्टेंट होगा, ऐसा नहीं होता। पीएच स्केल भी जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं ना कॉपी में या फिर बुक्स में अलग अलग, वो भी क्या होता है हमारा, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ओके, सो यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर जो कि काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको कभी क्वेश्चन में पूछ दे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर क्वेश्चन में कहीं पूछ दे कि व्हाट इज द पीएच ऑफ 10 to the power -3 मोलर HCl। सो देखो मैं बात कर रहा हूँ किसके रेस्पेक्ट में, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो हमें पता है कि 10 to the power -3 HCl है, मोलर है। सो HCl ऑफ कोर्स ये किसी तरह का इक्विलिब्रियम रिएक्शन तो दिखाता नहीं है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सो इट विल डिसोशिएट कंप्लीटली H+ एंड Cl-। एंड यहाँ पर देखो टाइम 0 में मैं मान लेता हूँ कि ये डिसोशिएट नहीं किया है। हमारा तरीका ऐसा ही होता है एक्चुअली में, जब कंसंट्रेशन दे रखा तो वो डिसोशिएटेड फॉर्म में ही रहेगा। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम t में ये खत्म हो जाएगा एंड वी विल गेट 10 to the power -3 मोलर H+ एंड 10 to the power -3 Cl-। सो pH दैट इज इक्वल टू -10 log, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 to the power -3 एंड यू आर गेटिंग द pH दैट इज इक्वल टू 3। सो दैट इज ऑल राइट। यहाँ पर आपने क्या करा, बहुत ही सिंपल वे में हमने यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिया, बट दिस कैलकुलेशन इज नॉट वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ HCl। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 to the power -3 मोलर HCl है, पीएच हमने यहाँ पर 3 निकाला, ऑल राइट, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब भी टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो आपको ये समझना है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस में दिया है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सेम क्वेश्चन में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, तो ये चीज ध्यान में रखो फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड। सो देखो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ट्विस्टिंग है, सो थोड़ा सा ध्यान में रखो। अगर यहाँ पर बोल दिया जाए कि व्हाट इज द, या फिर फाइंड द पीएच वैल्यू, फाइंड द pH value of 10 to the power -8 मोलर HCl। इस एसिड के लिए अगर मुझे क्या करना है, यहाँ पर pH वैल्यू निकालना है। ऑफ कोर्स जैसे हम लोगों ने लास्ट स्लाइड्स में किया था उसी तरीके से मैं अगर करने बैठूं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देगा हमें H+ और Cl-। Let's suppose that T equal to 0, 10 to the power -8 molar, and it is not forming the H+ and Cl-। So T equal to T टाइम T पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मान लो कि ये HCl ये खत्म हो गया, यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें 10 to the power -8 and 10 to the power -8, both are in molar। So of course अगर यहाँ पर pH निकालोगे डायरेक्टली माइनस log 10 to the power -8, you are getting the 8। Is it possible to value this type? देखो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी किसी एसिड का यहाँ पर pH 8 नहीं हो सकता, क्योंकि pH जो मैं बात कर रहा हूँ वो किसके लिए बात कर रहा हूँ, एक एसिड के लिए, और जब मैं 8 निकाल रहा हूँ तो ये तो फिर बेस के रेंज में आ गया। सो आपको ये चीज आपको पता होना चाहिए कि pH 8 जो निकल कर आया है दैट इज इनकरेक्ट। देखो कंसेंट्रेशन कुछ भी रहे एसिड का pH हमेशा क्या होगा, स्लाइटली, बहुत ही कम क्यों ना हो, वो 7 से लेकिन कम ही होगा, ठीक है। 7 से हो सकता है कि ये 6.999 हो जाए, लेकिन कभी भी 7 के इक्वल नहीं होगा और ना ही 7 से ज्यादा होगा। 7 के इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, वो तो वाटर का फिर pH बता रहा है, प्योर वाटर का, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर आपको क्या गलती आपने क्या किया, आपने तो कैलकुलेशन मेरे अकॉर्डिंग तो सब कुछ सही है, देखो गलती यहाँ पर क्या हुआ, जब आप 10 to the power -8 मोलर HCl बोल रहे हो तो आप तो ये ध्यान में रख रहे हो कि HCl से कितना H+ आया उस पर आपका फोकस है, लेकिन वाटर से कितना H+ आया उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। देखो एक्चुअल में होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर। जब हम लोग बात करते हैं ना, यहाँ पर इसका पहले मैं कैलकुलेशन सी बता देता हूँ। देखो जैसे कि HCl है, नो डाउट HCl हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट ब्रेक करेगा, सो H+ एंड Cl-। So let's suppose that T equal to 0, 10 to the power -8 molar HCl is given and it is not formed
लेट्स सपोज दैट मैं ऐसा मान रहा हूँ, हमारा हैबिट ही इस तरह से है। सो मान लो कि टाइम t में हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, 10⁻⁸ मोलर H प्लस एंड 10⁻⁸ मोलर Cl माइनस। एट द सेम टाइम क्योंकि ये हमारे पास क्या है, मोलर सॉल्यूशन, दैट मींस वाटर भी होगा, तो वाटर भी तो वहां से आ रहा होगा, वाटर से भी H प्लस आ रहा होगा। और हमें पता है कि अगर हमारे पास प्योर वाटर है, ठीक है, तो प्योर वाटर किस तरह से टूटता है, तो प्योर वाटर जो टूटेगा वो हमारा 10⁻⁷ के ऑर्डर में H प्लस और OH माइनस देता है। ऑलराइट, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कॉमन आयन लग रहा है तो 10⁻⁷ तो किसका होता है, प्योर वाटर का होता है। ओके, यहाँ पर क्योंकि कॉमन आयन लग रहा है तो ये H प्लस और OH माइनस का जो ऑर्डर होगा, जो फॉर्म कर रहा है कॉमन आयन के इफेक्ट के कारण, थोड़ा सा और चेंजिंग हो सकता है। सो इसीलिए मैं 10⁻⁷ नहीं लिख सकता। मैं मान लेता हूँ कि टाइम 0 में ये C कंसेंट्रेशन है, ये भी बना नहीं है। सो टाइम t इक्विलिब्रियम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकता हूँ कि C से यहाँ पर क्या होगा, x मोल डिसोसिएट किया और यहाँ पर x बना और यहाँ पर x। तो देखो यहाँ पर हमें क्या ध्यान में रखना है, आपको यहाँ पर 10⁻⁻8 को भी ऐड करना है। ओके, आपको कैसे पता चलेगा कि आने वाला H प्लस वो वाटर का है या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड का है तो ये एक साथ ही मौजूद। सो इसीलिए यहाँ पर 10⁻⁸ को आप ऐड कर रहे हो जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है। एंड हमें पता है कि वाटर से भी आने वाला जो H प्लस होता है वो लगभग 10⁻⁷ के ऑर्डर में रहेगा। फिलहाल ये हमारा क्या है, मिक्स है। सो ये प्योर वाटर नहीं है, इसीलिए मैं एग्जैक्टली 10⁻⁷ नहीं ले सकता, इसलिए मैंने x के टर्म में इसको लिखा है। ओके, सो यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पर कॉमन आयन जो इस जगह में आप देख रहे हो, इसके साथ और इसके साथ जो देख रहे हो। लेकिन हमें ये भी पता है कि इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, KW से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसको कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर H प्लस का कंसेंट्रेशन और OH माइनस का कंसेंट्रेशन किसकी वजह से बढ़ रहा है या घट रहा है, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। सो KW हमारे एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। सो यहाँ पर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी हम इसे कहते हैं। सो ये किसके बराबर हो जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। आपके मन में एक चीज आ रहा होगा कि सर आप यहाँ पर जो इतना अच्छे से कर रहे हो, ये चीज आपने कॉमन आयन का कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्यों नहीं लगाया, जहां पर हम लोगों ने pH = 3 लाए थे। तो देखो ये एक्चुअल में क्या है, यहाँ से आने वाला जो H प्लस का कंसेंट्रेशन है स्ट्रॉन्ग एसिड से, वो काफी ज्यादा अमाउंट में है। और वाटर से जो आएगा H प्लस, वो किस आएगा, प्योर वाटर का तो 10⁻⁷ होता है मोलर, और उसमें भी अगर कॉमन आयन लग जाए तो ये ऑर्डर और कम हो जाएगा। सो उस कंडीशन में वो क्या है, बहुत ही कम वैल्यू है। वाटर से आने वाला H प्लस क्या है, बहुत ही कम है, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाला H प्लस क्या है, काफी ज्यादा है। इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, कॉमन आयन का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया। वाटर से क्या H प्लस आ रहा है उसको इग्नोर किया, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जबकि अगर मैं इस क्वेश्चन पर बात करूं जो हम लोग यहाँ पर लास्ट वाले में यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, इस जगह में जो स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाला जो H प्लस है वो भी बहुत कम है, और वाटर से जो H प्लस आएगा वो भी कम है। सो दोनों क्या हो जाएगा, कंपेरेबल हो जाएगा। सो वी कैन नॉट इग्नोर एनी वन ऑफ दिस कंसेंट्रेशन ऑफ फ्रॉम HCl से जो H प्लस आ रहा है या वाटर से जो H प्लस आ रहा है, उससे हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। KW का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे, तो यहाँ पर 10⁻⁻14। H प्लस का जो कंसेंट्रेशन है वो कितना है, x प्लस 10⁻⁻8, और OH माइनस कंसेंट्रेशन कितना है, दैट इज x। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो यहाँ पर आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, x² प्लस 10⁻⁻8x, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, -10⁻⁻14, दैट इज इक्वल टू 0। हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो थोड़ा कैलकुलेशंस हो जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट इज नॉट टफ, आप कर सकते हो। 10⁻⁻8 प्लस माइनस रूट, हम लोग बचपन में इस तरह से किया करते थे 9th-10th में। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b² दैट इज 10⁻⁻8 स्क्वायर -4 into 1 into 10⁻⁻, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -10⁻14। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 2 into 1, ये हो जाएगा हमारे पास। सो x इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -10⁻⁻8, यहाँ पर प्लस
अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, 10 टू द पावर माइनस 16, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 दैट इज डिवाइडेड बाई 2। अब देखो यहाँ पर हम लोग आगे और क्या कर सकते हैं इस जगह में, सो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 10 टू द पावर माइनस 8 प्लस, माइनस वाले टर्म को मैंने हटा दिया, यहाँ पर माइनस वाले के टर्म को लेकर चलने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नेगेटिव में मुझे x नहीं निकालना, कुछ डिसोसिएट करेगा तो वो पॉजिटिव फॉर्म में डिसोसिएट करेगा। सो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 10 टू द पावर माइनस 16 को लिख सकता हूँ 0.01 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14, इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर देखो कैलकुलेशन जो होता है ना वो एक्यूरेसी के साथ किया जाता है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेट ले लोगे, अप्रोक्सीमेट ले लोगे तो फिर कैलकुलेशन का मतलब नहीं रह जाता। यहाँ पर देखो जो x का वैल्यू निकल कर आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 10 टू द पावर माइनस 8, यहाँ पर प्लस रूट, यहाँ पर 4.01 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2, ये हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसको और मैं कैलकुलेशन को और एक्यूरेसी के साथ ले जा रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पर निकालना चाहूँ तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, दैट इज x, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ 10 पर माइनस 14 को मैं 10 पर माइनस 7 का स्क्वायर कर सकता हूँ, और यहाँ पर हमें मिलेगा क्या 10 पर माइनस 8, और यहाँ पर जाएगा प्लस 4.01 का अगर मैं रूट लूँ तो यहाँ पर हमें जो मिलता है दैट इज 2.002498, यहाँ पर हमें ये वैल्यू मिलेगा, साथ ही साथ 10 टू द पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, ये हमें ये इस तरह का वैल्यू मिल रहा है। देखो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस 10 और माइनस 8 है, सो मैं इसको इस ऑर्डर में लिख सकता हूँ 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 0.1 प्लस 2.002498 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। सो आगे मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो साथ साथ आप चलो आप सारा कुछ लिख लोगे। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2 से इसको हम लोग यहाँ पर माइनस कर लेंगे, और 0.1 को अगर मैं माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.90248 डिवाइडेड बाई में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाई में 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। इसके बाद देखो जो x का वैल्यू निकल कर आएगा वो कुछ इस तरह से निकल कर आएगा डिवाइड करने के बाद, दैट इज 0.09512 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब देखो कंसेंट्रेशन ऑफ x तो हम लोग x का वैल्यू तो निकाल लिए, सो हमारा कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या था आप देख सकते हो, जितना भी हम लोगों ने सॉल्व किया है उस पर जो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस है हमारा, देखो वो कितना है x प्लस 10 टू द माइनस 8 है, और यहीं से हम लोग सॉल्व करना शुरू किए थे वाटर की कंसेंट्रेशन से। सो आप देख सकते हो यहाँ पर H प्लस कंसेंट्रेशन क्या है, x प्लस 10 टू द माइनस 8 है, बस उसी को हमें फाइंड आउट करना है। सो हम लोगों ने क्या किया, इतना मेहनत करने के बाद x का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। x का वैल्यू निकालने के बाद हमें पता चल गया कि x प्लस 10 टू द माइनस 8 ये हमारा वैल्यू था। यहाँ पर मैं क्या करूँगा 0.095128 यहाँ पर हो जा रहा है 10 टू द माइनस 7 प्लस 10 टू द माइनस यहाँ पर 8, 10 टू द माइनस 8 को मैं अगेन क्या कर सकता हूँ 10 माइनस 7 को ऑर्डर में लिख सकता हूँ, सो 0.0955128 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 प्लस 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा क्या 1.0 लगभग और 51 यहाँ पर 249 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, एंड यहाँ पर ये हो गया हमारे पास क्या कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। सो यू विल गेट द pH, आप यहाँ से pH सॉल्व कर सकते हो। सो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, जो भी यहाँ पर वैल्यू निकल कर आया है आप इसको यहाँ पर पुट करोगे और उस लॉग को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर एग्जैक्ट pH मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ पर क्या है 1.051249 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और इसी बच्चे आप सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 6.98। सो दैट इज द वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू for 10 to the minus 8 मोलर HCl। सवाल ये है कि कब हम लोग H प्लस जो वाटर से आ रहा है उसे कंसिडर करेंगे और कब हम लोग H प्लस जो वाटर से आ रहा है उसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो देखो मैं इसके लिए ट्रिक सिखा दे रहा हूँ कि कब कब हमें कंसिडर करना होता है और कब कब हमें कंसिडर नहीं करना होता है। तो देखो हमारे पास जो स्केल है वो 0 से लेकर 10 माइनस 14 तक होता है। सो यहाँ पर मैं उसके अकॉर्डिंग मैं इसको तैयार कर दे रहा हूँ।
सो लेट्स सपोज दैट हमारे पास एक स्केल है यहाँ पर, और इस स्केल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 0 है, और 0 से 10 टू द पावर 0 नॉट 0। सो कंसंट्रेशन में मैं बात कर रहा हूँ फॉर एसिड, यहाँ पर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, लाइक HCl और एनी काइंड ऑफ अदर एसिड, मोनो एसिडिक। सो यहाँ पर मान लो कि मेरे पास क्या है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, और उससे आने वाला जो H प्लस का कंसेंट्रेशन है वो है, यहाँ पर मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है H प्लस का कंसेंट्रेशन 10⁻0 से लेकर यहाँ पर क्या है 10⁻⁻14। ऑफ कोर्स इन बिटवीन यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हो सकता है कि 10⁻⁻7 आए, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10⁻⁻6, यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁻8। देखो इस रेंज में ही आपको ध्यान में रखना होता है, बाकी सब में ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो -6 से लेकर -8 का जो ऑर्डर है ना, इस पर आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर इस रेंज में कंसेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा है तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। दैट मीन्स वाटर से आने वाला H प्लस को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। मेरा बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर H प्लस का कंसेंट्रेशन क्या दे रखा है 10 टू द पावर -6 से लेकर 10 टू द पावर -8 के ऑर्डर में दे रखा है, देन कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम एसिड एंड फ्रॉम वाटर, ये दोनों का दोनों क्या होगा, बोथ आर कंसीडर, ये दोनों हमारा क्या होगा बच्चे, कंसीडर होगा। तो ये हमें आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया हमारे पास क्या, पहला केस। दूसरा कि मान लो कि कंसेंट्रेशन हमारे पास एसिड का 10⁻⁻5 दे रखा है, 10⁻⁻4 दे रखा है। सो इस कंडीशन में 10⁻0 से लेकर 10 टू द पावर -5 अगर ऐसा दे रखा है, देन कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम एसिड, ये हमारा क्या होगा, कंसीडर होगा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप अच्छे से लिख सकते हो, बट यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम वाटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इग्नोर हो जाएगा। इसे आप इग्नोर कर दो, नेग्लेक्ट कर दो, क्योंकि H प्लस से जो आ रहा होगा, वाटर से जो H प्लस आ रहा होगा वो बहुत कम आ रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मान लो कि 10 टू द पावर -9 से लेकर -14 के रेंज में अगर हमारे पास एसिड का कंसेंट्रेशन दे रखा है, H प्लस का कंसेंट्रेशन दे रखा है, तो उस कंडीशंस में कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम एसिड, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, ये हमारा इग्नोर होगा। और यहाँ पर बट यहाँ पर कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम वाटर, ये क्या होगा बच्चे, ये कंसीडर होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इन सभी में जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा वाटर से आने वाला H प्लस वाला कंसीडर होगा, इट नेवर मीन्स कि यहाँ पर pH 7 हो जाएगा। pH हमेशा क्या होगा, pH लेस देन 7 होगा, ठीक है। सो मैं इसको लेस देन नहीं लिख कर ना, लगभग मैं pH इक्वल टू 7 लिख सकता हूँ, और यहाँ पर मैं नोट्स में लिख दे रहा हूँ बट लेस देन 7, ये क्या होगा, लेस देन 7 होगा। सो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आप एसिड का pH निकाल रहे हो, और कभी भी एसिड का pH 7 से एक्सीड नहीं कर सकता है, ना ही 7 के इक्वल होगा। 7 के इक्वल किसका होता है, pH प्योर वाटर का होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एक और डेटा मैं आपको देना चाहूंगा pH के रेस्पेक्ट में, कि मान लो कि कंसेंट्रेशन हमारे पास क्या है, H प्लस का कंसेंट्रेशन वो दे रखा है 10 टू द पावर माइनस, यहाँ पर लेट्स सपोज दैट -8 मोलर, या फिर -7 मोलर, और या फिर 10⁻⁻6 मोलर। तो हमें इसी के लिए तो प्रॉब्लम है ना, तो मैंने -8 के लिए तो मैंने निकाल दिया, दैट इज 6.98, और 10⁻7 के लिए जो होता है दैट इज 6.79, और 10⁻6 के लिए जो होगा वो होगा क्या, 5.98। सो दैट शुड बी द मीनिंग ऑफ pH। ये हमें pH का ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बेस के रिस्पेक्ट में। अगर हम लोग बात करते हैं तो बेस का भी स्टोरी वैसा ही होगा, कुछ अलग सा नहीं होगा। सो अगर मैं मान लेता हूँ कि स्ट्रॉन्ग बेस के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, सो स्ट्रॉन्ग बेस में हमारे पास क्या है, तो इसमें भी सेम कहानी, मैं इसी तरीके से मैं स्केल तैयार कर रहा हूँ। सो
स्ट्रॉन्ग बेस के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर कंसेंट्रेशन ऑफ ये OH माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ 10⁻⁰ यहाँ OH माइनस का है। यहाँ पर इन बिटवीन यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ये हमारे पास 10⁻⁷, 10⁻⁶ एंड 10⁻8, ये ऑर्डर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ पर हो जा रहा है क्या 10⁻⁴, इधर हमारे पास और साइड में क्या होगा 10⁻⁵, इधर क्या होगा 10⁻⁹, तो ये सब तो हमारा चलता रहेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अगर OH माइनस का कंसेंट्रेशन किस ऑर्डर में दे रखा है, दैट इज 10⁻⁶ से लेकर 10⁻8 दे रखा है, देन OH माइनस फ्रॉम बेस एज वेल एज OH माइनस फ्रॉम वाटर बोथ आर कंसिडर्ड, ओनली देन आप यहाँ पर क्या कर सकते हो POH निकाल सकते हो। पहले POH निकालना है एंड देन pH निकालना है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा OH माइनस फ्रॉम बेस एंड OH माइनस फ्रॉम वाटर बोथ कंसिडर। यहाँ पर क्या होगा बच्चे, दोनों का दोनों कंसिडर होगा और उसी तरीके से कॉमन आयन लगाकर फिर सॉल्व करना है। अगर OH माइनस का कंसेंट्रेशन किस रेंज में दे रखा है 10⁻�0 to 10⁻⁵, तो इस कंडीशन में OH माइनस फ्रॉम बेस ये क्या होगा ओनली कंसिडर होगा। बाकी यहाँ पर क्या है OH माइनस फ्रॉम वाटर, ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये हमारा नेग्लेक्ट होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। थर्ड केस में अगर हमारे पास 10⁻⁹ से लेकर 10⁻⁴ ये हमारे पास दे रखा है आने वाला बेस, मतलब दिया हुआ बेस का कंसेंट्रेशन, सो मैं बोल सकता हूँ कि OH माइनस फ्रॉम बेस दैट इज नेग्लेक्टेड, ये हमारा क्या हो जाएगा नेग्लेक्ट होगा, एंड OH माइनस फ्रॉम यहाँ पर वाटर ये क्या होगा बच्चे, ये कंसिडर होगा। सो कंसिडर होने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो pH होगा, ऑफ कोर्स pH का वैल्यू जो होगा वो लगभग क्या होगा, मतलब 7 के बराबर होगा, बट स्लाइटली ग्रेटर देन 7 होगा, क्योंकि है तो ये बेस ही ना, तो स्लाइटली ग्रेटर देन 7 होगा। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखोगे, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये तो हम लोग बात कर लिए सिंगल एसिड और सिंगल बेस के रेस्पेक्ट में। अब हम लोग बात करते हैं और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसके रिगार्डिंग। अगर हमारे पास मिक्सचर हो स्ट्रॉन्ग एसिड का या फिर सिर्फ हमारे पास वीक एसिड हो, तो इन सभी के रेस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, हम लोग सीखेंगे। सो लेट्स सपोज दैट कि हमारे पास कुछ मिक्सचर है, हम लोग सभी का यहाँ पर हम लोग pH वैल्यू निकालने सीख रहे हैं। So how can you calculate the pH value? So let's suppose that हमारे पास पहला केस जो है केस 1, हर एक केस को हमें डिस्कस करना है। हमें यहाँ पर दे रखा है क्या स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्सचर। सो इस केस में हम लोग pH कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, 0.1 मोलर 100 ml यहाँ पर क्या है H2SO4। दूसरे केस में क्या है हमारे पास 0.1 मोलर 100 ml यहाँ पर है हमारे पास क्या HCl, और इन दोनों को क्या किया गया है बच्चे, इन दोनों को मिक्स कर दिया गया है, और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ H+ एंड व्हाट इज द pH वैल्यू। हाउ कैन यू सॉल्व दिस? देखो सिंपल है, आप इसको सिंपली आप जो मैंने मोल कॉन्स्टेंट में सिखाता हूँ जनरली, जो मिक्सचर के लिए हमारे पास मोलारिटी का फॉर्मूला होता है उसको आप अप्लाई कर सकते हो। सो हमें पता होता है कि कभी भी मिक्सचर के लिए निकालना हो तो ये कंसीडर आप कर सकते हो, क्योंकि दोनों एसिड क्या है अलग अलग ऑर्डर का है, इन दोनों का n फैक्टर अलग होगा, क्योंकि H2SO4 का एक मॉलिक्यूल अगर ब्रेक करता है तो 2H+ रिलीज करता है। उसी तरीके से HCl का अगर एक मॉलिक्यूल है तो वो अगर डिसोसिएट करता है तो एक ही H+ रिलीज करता है। सो इसीलिए यहाँ पर n फैक्टर के साथ फॉर्मूला यूज करना होगा, दैट इज M1 V1 और NF1। सो दिस इज फॉर वन एसिड
फर्स्ट एसिड के लिए हो जाएगा ये, प्लस में यहाँ पर M2 V2 NF2 ये हो जाएगा किसके लिए, सेकेंड एसिड के लिए, और एसिड नंबर सेकेंड, सो दिस इज फॉर सेकेंड एसिड। सो यहाँ पर ध्यान में रखना है ना, यहाँ पर हो जा रहा है हमारे पास A1 के लिए और ये हो जा रहा है हमारे पास सेकेंड एसिड के लिए, और यहाँ पर जो हो जाएगा टोटल वॉल्यूम दैट इज V1 प्लस V2। आप इस फॉर्मूले को यूज करके डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो सबसे पहले ये है क्या, ये मिलीमोल्स ही तो मैंने ये किया है। सो यहाँ पर देखो मिलीमोल्स कैसे निकालेंगे, तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, ये पहले आप निकाल ही लेना, इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा n फैक्टर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो मोलारिटी इसका दे रखा है 0.1, वॉल्यूम हमारे पास दे रखा है 100 और n फैक्टर होता है इसका 2। सो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल जा रहा है, एक तरह से बोल सकता हूँ मैं, एक तरह से यहाँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के टर्म में ये है। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मैं निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 100 दैट इज 10, और यहाँ पर 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स हो जा रहा है। ओके, और यहाँ पर इसी तरीके से ये हमारे पास क्या है 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। सो इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर। सो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास मोलारिटी 0.1 इंटू वॉल्यूम दैट इज 100 और इंटू 1, n फैक्टर कितना हो जाएगा 1, सॉल्व करने पर कितना मिलेगा 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। अब देखो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, क्या सारा तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट है, इसके वैल्यू को मैं और इसके वैल्यू को दोनों को मैं यूज कर लेता हूँ, 20 प्लस 10 डिवाइड बाय यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका 100 ml और इसका 100 ml दैट शुड बी 200 ml। सॉल्व करने पर क्या मिलेगा 30 बाय यहाँ पर 200, ये हमारे पास ये डेटा आ जा रहा है। सो यू विल गेट द 3/20। आपको कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना मिल रहा है 3/20, तो pH का इक्वेशन लगा दो बच्चे, माइनस लॉग ऑफ 3/20 ये इक्वेशन लगा दो। सो हमें पता है pH, नेगेटिव को बाहर ही रहने दो, यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर आप लिख सकते हो इस जगह में दैट इज pH इक्वल टू नेगेटिव बाहर रहेगा log 3 माइनस यहाँ पर log 20। आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके लिए जो pH आएगा दैट इज माइनस log 3 का वैल्यू आप यूज कर सकते हो 0.4771 और माइनस log यहाँ पर देखो 20 का बात कर रहे हैं ना, तो 20 को हम लोग कैसे सॉल्व कर ले, अलग से भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर 2 इंटू 10 करके, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ हो जाएगा pH माइनस यहाँ पर 0.4771 माइनस यहाँ पर log 2 का वैल्यू आपको पता है 0.3010 और ये u प्लस v में चेंज हो जाएगा। सो log 10 का वैल्यू आपको पता है यहाँ पर 1 और इसको पहले आप सॉल्व कर लेना, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा pH माइनस 0.4771 यहाँ हो जाएगा 1 पॉइंट यहाँ पर 03010 और इस जगह में इसके बाद ये हमारे पास माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और हम लोग यहाँ पर इसको फिर सॉल्व करेंगे तो हमें pH भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। आपको लॉग के साथ प्रॉब्लम तो आपको सिखाया जाता है मैथ्स में, इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो आगे का यहाँ पर देख लेना, सिर्फ यहाँ पर क्या करना है घटाकर जो भी रिजल्ट आएगा दैट शुड बी द pH ऑफ दिस कंडीशंस। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि क्या होगा अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो उस कंडीशन में हम लोग pH कैसे निकालेंगे, तो ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सो फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड pH ऑफ व्हाट, pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। So pH of strong acid and strong base, how can you calculate this? ये काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। सो देखो यहाँ पर मान लेता हूँ ना कि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैं उसी तरीके से ले रहा हूँ क्वेश्चन कि 0.1 मोलर यहाँ पर 100 ml यहाँ पर हमारे पास क्या है H2SO4 है और इस जगह में क्या है हमारे पास। सो मान लेता हूँ कि 400 ml प्लस यहाँ पर 0.2 मोलर यहाँ पर हमारे पास क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ मिक्स कर रहा हूँ और मुझे करना क्या है यहाँ पर pH बताना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लेते हैं फर्स्ट का।
तो फार्मूला क्या लगेगा वो तो पहले नंबर ऑफ ग्राम यूनिट्स लगाने के बाद पता चलेगा, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे नंबर ऑफ ग्राम यूनिट्स पहले निकालते हैं, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, ये तो हमारे लिए एसिड के लिए हो गया। सो मोलारिटी हमारे पास 0.1 दे रखा है, वॉल्यूम हमारे पास 100 है और एन फैक्टर इसका 2 होता है। सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास सिमिलरली इसके लिए अगर मैं निकालूं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, सो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, और ये किसके लिए हो जाएगा बच्चे, ये बेस के लिए। सो देखो यहाँ पर मोलारिटी दे रखा है 0.2, वॉल्यूम हमारे पास दे रखा है 400 और एन फैक्टर इसका कितना हो जाएगा 2। सॉल्व करने पर हमें क्या मिल रहा है, तो 2/10, सो 0 कैंसिल हो जाएगा, 40 इंटू 2 80 और 80 इंटू 2 दैट इज 160। वाओ, यहाँ पर काफी ज्यादा वैल्यू आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है 160 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। सो मिलीग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर कितना आया हमारा, ये हमारा आ रहा है 20 आ रहा है, 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। ऑफ कोर्स अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखूँ, तो हमें क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि यहाँ अमाउंट ऑफ एसिड कम है कंपेयर टू अमाउंट ऑफ बेस से। कैलकुलेशन पर थोड़ा सा ध्यान दे देता हूँ मैं वापस से। मोलारिटी 0.2, 400 इंटू 2, ठीक है 800, और यहाँ पर 2, सो कैंसिल आउट हो जाएगा 0, ठीक है 80 इंटू 2 160। सो यहाँ पर देखो हमें ओवरऑल क्या रह जाएगा, यहाँ OH माइनस रह जाएगा। सो OH माइनस रह जाएगा तो मैं इसको कैसे करूँगा, कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस ही यहाँ एक्सेस में है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, यहाँ पर बेस माइनस में यहाँ लगेगा क्या, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एसिड, ये एसिड के लिए हो जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ पर वॉल्यूम तो जुड़ेगा ही। सो वॉल्यूम ऑफ एसिड प्लस वॉल्यूम ऑफ बेस। सॉल्व करने पर देखो यहाँ पर 160 और यहाँ पर 20 है, सो माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा 140 डिवाइड बाय यहाँ पर जो वॉल्यूम आ रहा है वो कितना आ रहा है 500 आ रहा है। अब देखो ये सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 7/25 कितना मोलर हो जा रहा है। खास बात यहाँ पर ध्यान रखना है, कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस हमारे पास क्या निकला, कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस दैट इज 7/25। इसको ना हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के साथ। सो देखो कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस हमें पता चल गया। सो POH क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 7/25। यहाँ पर देखो POH अगर निकालोगे तो माइनस लॉग यहाँ पर 7 और यहाँ हो जाएगा क्या, माइनस तो फॉर्मूला के हिसाब से होता है, माइनस पहले से लगा हुआ था, प्लस लॉग यहाँ पर क्या हो जाएगा 25। चलो इसके वैल्यू को मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, हमारे पास कैलकुलेटर है। सो कैलकुलेटर की हेल्प से हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। एग्जैक्ट पूरे रिजल्ट को मैं दिखा देता हूँ निकाल कर, क्योंकि POH का क्वेश्चन है तो छोड़ना सही नहीं रहेगा, कहीं गलत कर दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखो लॉग 7 का अगर मैं वैल्यू देखूँ तो ये हो जाता है हमारे पास 0.8, यहाँ पर 4509। ऑलराइट, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर log 25 को सॉल्व किया जा सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है, log 5 का स्क्वायर करके फिर सॉल्व किया जा सकता है। सो log 25 का वैल्यू जो हो जाएगा दैट इज 1.3, यहाँ पर क्या हो जा रहा है 979। ऑलराइट, सो यहाँ पर इसको अगर मैं माइनस कर दूं किससे 0. so you are getting the POH that is equal to 0.55281. So this is the value of a POH, and we know that since pH plus POH equal to 40, so pH क्या हो जाएगा बच्चे 40 minus POH, so 40 minus 0.55281 that should be equal to, यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 minus 0.55281, so that should be equal to 13.44. that is the value of pH. so ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर pH निकाल लिया। तो देखो ये काफ़ी सिंपल है, जिसका कंसेंट्रेशन जितना ज़्यादा रहेगा उसको हाई में रखना, पहले रखना, फिर जिसका कम रहेगा उसको माइनस कर देना। अगर बेस का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑफकोर्स वहाँ से हमें क्या मिलेगा, कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, और अगर एसिड का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है तो वहाँ से क्या मिलेगा, हमें H+ का कंसेंट्रेशन मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि अगर OH- का कंसेंट्रेशन पता है तो POH निकल जाएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास H+ कंसेंट्रेशन है तो pH निकल जाएगा। तो pH निकाल कर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वापस से pH निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द रिलेशन TH + POH दैट इज इक्वल टू 40।
अब हम लोग आते हैं क्या, हाउ कैन यू कैलकुलेट द पीएच ऑफ वीक एसिड ओनली। ओके, सो पीएच ऑफ, ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको मैं यहीं पर आज स्टॉप करूंगा। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और भी हम लोग का रिलेशन वगैरह है उसको भी हम डिराइव करेंगे। सो यहाँ पर देखो पीएच ऑफ वीक एसिड, मैं वीक एसिड के रेशो में बात कर रहा हूँ, और जो H प्लस जो एसिड से आ रहा है सिर्फ मैं उस पर बात करूंगा, जो H प्लस वाटर से आ रहा है उसे मैं इग्नोर कर रहा हूँ। सो लेट्स सपोज दैट हमारे पास कोई भी वीक एसिड है CH3COOH, एंड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर लेट्स सपोज दैट हमें क्या मिल रहा है CH3COO माइनस एक्वास एंड कंसेंट्रेशन ऑफ व्हाट H प्लस एक्वास। So we are going to ignore that is the H plus which is coming out from H2O. So यहाँ पर क्या है, मान लो कि टाइम 0 में इसका कंसेंट्रेशन C है एंड इट इज नॉट फॉर्मिंग। सो टाइम T इक्विलिब्रियम में यहाँ पर क्या हो जाएगा, C से C अल्फा डिसोसिएट कर रहा होगा एंड वी आर गेटिंग द C अल्फा एंड C अल्फा। मैं इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के फॉर्म में लिखा हूँ, बुक्स में इसी के फॉर्म में इसको डिराइव किया गया है इसीलिए। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, एक्चुअली तो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, बट Kd इनटू वाटर कंसंट्रेशन दैट शुड बी इक्वल टू Ka। इस तरीके से हम लोग इसको लिखा करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन जो आयंस हमारे पास यहाँ मौजूद है एंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अपन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। अब देखो यहाँ पर ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, जहाँ पर जो Ka है वो क्या है, वो एसिड के लिए यूज किया जा रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड। यहाँ पर हो जाएगा क्या बच्चे, इन दोनों का अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। CH3CH का जो कंसंट्रेशन है वो दैट इज C अल्फा। तो मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर लेफ्ट साइड सॉल्व कर रहा हूँ। सो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, K इक्वल टू C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, यहाँ पर C कॉमन आ जाएगा 1 माइनस अल्फा। सो दिस, सो Ka इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। एक तो यहाँ पर देखो वाटर है तो कॉमन आयन भी लग ही रहा होगा कहीं ना कहीं, और अल्फा का वैल्यू क्या होता है, वीक एसिड के लिए बहुत कम होता है, ठीक है। इसका Ka का वैल्यू एक्चुअल में क्या होता है, 10⁻⁵ के ऑर्डर में होता है, शायद रूम टेम्परेचर में, तो देख लेना इसे। सो ये वीक एसिड है, काफी कम ब्रेक करता है, सो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और बहुत कम ब्रेक करने का वजह आपको आगे मैं बता दूंगा कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का कैसे क्लासिफिकेशन होता है। अभी आपको ध्यान में रखना है कि जो भी ऑर्गेनिक एसिड होता है ना, इन जनरल वो क्या होता है, वीक एसिड होता है। ओके, सो CH3COOH ये हमारा काफी वीक एसिड है। और यहाँ पर नेक्स्ट लोग आते हैं कि दैट शुड बी इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अगर मानकर चलो कि मैं इसको आगे डिराइव करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स सपोज दैट कि अगर हमारे पास ये क्या है, इफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन व्हाट 1, अगर 1 से ये बहुत ही कम है तो उस कंडीशन में ये इग्नोर होगा। सो Ka दैट कुड बी रिटेन एज C अल्फा स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, Ka जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। सो अल्फा इक्वल टू व्हाट, ये क्या हो जाएगा Ka अपॉन C। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंसेंट्रेशन जितना आप बढ़ाओगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा उतना एक तरह से घटेगा, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। और यहाँ पर एक चीज और है हमारे पास कि लेट्स सपोज दैट हमारे पास एक रिजल्ट हम लोग और यहाँ पर जोड़ सकते हैं, दैट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। हमें पता है कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होता है, C अल्फा होता है, और हम लोगों ने अल्फा यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है, दैट इज नथिंग बट Ka अपॉन यहाँ पर C है। सो Ka अपॉन में C, एंड अगर आप ये C को, जो C बाहर है, इसको अगर आप रूट के अंदर ले जाते हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, C स्क्वायर। सो यू विल गेट Ka, और ये C कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट K इंटू C कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। देखो कितना अच्छा इक्वेशन मिल रहा है, समझने की कोशिश करना। यहाँ पर हम लोग इसको और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, सो टेक माइनस लॉग ऑन बोथ साइड्स। माइनस लॉग जो भी मैं यहाँ इस ब्रैकेट में लिख देता हूँ वो हमारे पास क्या होता है, ये बॉक्स में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको रिलेशन को अच्छे से लिख देना। सो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, बोथ साइड्स लॉग ले रहा हूँ। सो यहाँ पर हो जाएगा क्या, माइनस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, माइनस लॉग, यहाँ हो जाएगा K इंटू C टू द पावर में 1/2 माइनस लॉग ऑफ H प्लस दैट कैन बी रिटन एज दैट इज pH। मैं इसको pH लिख सकता हूँ, यहाँ हो जाएगा माइनस लॉग 1/2 को मैं आगे लिख सकता हूँ, यहाँ हो जाएगा लॉग K इंटू C।
और मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इसको और आगे मैं ये लिख सकता हूँ। सो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास pH दैट इज इक्वल टू -1/2। मैं इसको लिख सकता हूँ log Ka प्लस log C, एंड यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव साइन को अंदर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 माइनस log Ka माइनस log C। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, pH 1/2 माइनस log ऑफ Ka दैट इज pKa, और यहाँ हो जाएगा माइनस log यहाँ पर C। सो दिस इज द रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू pH। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, माइनस log ऑफ Ka माइनस log C। सो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, pH निकाल सकते हैं, और ये किसके लिए वैलिड है, वीक एसिड के लिए हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखो माइनस log ऑफ Ka को हम लोग क्या लिखते हैं, pK, जैसे माइनस log ऑफ H प्लस हम लोग क्या लिख देते हैं, pH पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। उसी तरीके से माइनस log ऑफ K को मैं क्या लिख सकता हूँ, pK। आप बोलोगे कि सर इसका जरूरत क्यों पड़ा, तो देखो एक चीज ध्यान में रखना, एसिड के लिए अगर हमारे पास Ka का वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ पर एसिडिक नेचर उसका बहुत ज्यादा होगा। लेकिन दिक्कत क्या जानते हो, जब हम लोग वीक एसिड का बात करते हैं ना, तो वीक एसिड के केस में होता ये है कि इस कंडीशंस में जैसे कि Ka जो होता है CH3COOH के लिए ये होता है 10⁻⁵ पाउडर में। इस तरीके से स्टडी करना काफी टिपिकल हो जाता है। मैं कोई दूसरा वीक एसिड ले लेता हूँ जैसे HCN हाइड्रोजन साइनाइड, इस कंडीशन में उसका भी कुछ अगर ऑर्डर इसी फॉर्म में रहे 10⁻⁵ 5.2, इधर 10⁻⁵ है, तो कंपेयर करने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो अगर K ज्यादा है तो एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, नो डाउट, ओके। वो एक्सप्रेशन से भी पता चलता है, जहां मैंने एक्सप्रेशन लिखा है K इक्वल टू CH3CO माइनस और कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, जितना H प्लस बनेगा उतना ज्यादा K होगा। लेकिन इसमें कंपेयर करने में दिक्कत होता है, इसीलिए मैंने मतलब पोटेंज ऑफ Ka को लाया गया है, pKa को लाया गया है। pKa अगर मैं इसी का निकाल दूं, लेट्स सपोज दैट इस एसिड का मैंने pKa निकाला, तो वो क्या निकलेगा, pKa दैट शुड बी इक्वल टू माइनस log ऑफ Ka, यही निकलेगा, माइनस log यहाँ पर 10⁻⁵, और एक कितना अच्छा नंबर निकला, 5 निकला। और इस नंबर से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर pKa ज्यादा है तो एसिडिक नेचर वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। अब कंपेयर ही कर लो ना, जैसे कि एक का Ka का वैल्यू 10⁻⁵ है और एक का Ka का वैल्यू है 10⁻�6। ऑफ कोर्स 10⁻⁵ क्या है, ज्यादा है, और 10⁻�6 क्या है, कम है, तो इसका एसिडिक नेचर क्या होगा, कम होगा। इसका अगर आप pKa निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा, और इसका pKa निकालोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 होगा। दैट मीन्स जितना pKa हमारा कम होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसी के रिवर्स यहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर pKa ज्यादा है तो एसिडिक नेचर कम होगा। तो ये इंपॉर्टेंस है pKa का कि हमें एक अच्छा राउंडिंग ऑफ में एक बढ़िया वैल्यू देता है। सो दैट इज व्हाई इसे हम लोग फिर कंपेयर कर सकते हैं ज्यादा अच्छे से, और इसी वजह से हम लोग इसको यूज करते हैं एसिड के लिए, ओके।